नमस्कार, मैं प्रोफेसर युक्ति शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में पढ़ाती हूँ। आज मैं आपके साथ सभी के लिए शिक्षा के बारे में बात करूँगी। हम सब जानते हैं कि शिक्षा जीवन का आधार है और सभी व्यक्तियों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी देश की प्रगति और विकास के लिए देश के नागरिकों की शिक्षा स्तर पर निर्भर करता है, लेकिन दुनिया भर के बहुत सारे बच्चे इस अवसर के अभाव में ही जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें प्राथमिक शिक्षा जैसे अनिवार्य मूलभूत अधिकार भी मुहैया नहीं हो पाते। मनुष्य को ज्ञान देकर सामाजिक बनाने, उसे सभ्य नागरिक बनाने की प्रक्रिया का ही नाम शिक्षा है। सामाजिक विज्ञान विश्वकोश के अनुसार शिक्षा में ही वयस्क हो रहे बालकों के व्यक्तित्व का विकास होता है, उनमें भविष्य में स्वावलंबी बनने की योग्यता और क्षमता बढ़ती है। शिक्षा विकास के विभिन्न पहलुओं जैसे रोजगार, स्वास्थ्य, स्वच्छता और गरीबी को कम करने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। बेहतर रोजगार के लिए नए कौशल हासिल करना भी इसी पर निर्भर होता है। इसीलिए इसी संदर्भ में शिक्षा से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल जो हुई वो थी जब संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों की 1948 की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद में कहा कि सभी को शिक्षा का अधिकार है। हालांकि आज भी 200 से ज़्यादा मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं। सभी के लिए शिक्षा, जिसे हम अंग्रेज़ी में EFA भी कहते हैं, कि एक अंतर्राष्ट्रीय शुरुआत पहली बार 1990 में हर समाज में हर नागरिक को शिक्षा के लाभ पहुंचने के लिए हुई। इस उद्देश्य का प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय सरकारों, नागरिक समाज समूहों और विकास एजेंसियों जैसे यूनेस्को और विश्व बैंक समूह का एक व्यापक गठबंधन 6 विशिष्ट शिक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब अगर हम समझें कि सभी के लिए शिक्षा क्या है और उसे एक समावेशी दृष्टिकोण से देखें, तो सभी के लिए शिक्षा बहुत सारे पहलुओं से बनी हुई है। एक है, और जो सबसे बड़ा गोलाकार आप देख सकते हैं, वो है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हम शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाएं। पर साथ ही हम प्राथमिक शिक्षा की भी बात करते हैं कि प्राथमिक शिक्षा कैसे हर बच्चे तक पहुँचे, और इसके साथ विकलांग बच्चों के लिए, या जिन्हें हम दिव्यांगजन कहते हैं, उनके लिए समावेशी शिक्षा, जिसमें वो बाकी सब बच्चों के साथ मिलकर पढ़े और साथ ही साथ उनके अधिकारों पर भी ध्यान दें। तो ये बहुत सारे जो गोलाकार आप इस दृश्य में देख सकते हैं, वो मिल करते, जब वो सब एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो जिस शिक्षा की हम बात करते हैं वो शिक्षा होगी सभी के लिए शिक्षा। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने सलामांका सम्मेलन से करी। संयुक्त राष्ट्र की शिक्षा एजेंसी की ये रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से व्यवहारिक और रणनीतिक परिवर्तनों को लागू करके समावेशी स्कूलों के दृष्टिकोण का समर्थन करने का आह्वान करती है। जून 1994 में तकरीबन 90 सरकारों और 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए और उद्देश्य था कि विशेष आवश्यकता शिक्षा, विकलांग बच्चों की शिक्षा, समावेश को आदर्श बनाना। इसमें कहा गया कि विकलांग और प्रतिभाशाली बच्चे, दूर दराज या खानाबदोश आबादी के सड़क और कामकाजी बच्चे, भाषाई, जातीय
या सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के बच्चे और समूह के अन्य वंचित या हाशिए वाले क्षेत्रों के हर बच्चे को समायोजित करना चाहिए। साथ ही विकलांग बच्चे पड़ोस के स्कूल में भाग लें, जिसमें बच्चे के विकलांग न होने पर भी भाग लिया जाएगा। इसी तरह डकार सम्मेलन में अप्रैल 2000 में 164 देशों के और 1100 से भी अधिक प्रतिभागी थे। ये विश्व शिक्षा मंच द्वारा आयोजित किया गया था और इसके प्रतिभागियों में शिक्षक थे, प्रधानमंत्री थे, शिक्षाविद थे, जो अलग अलग नीति निर्माता भी थे, गैर सरकारी निकायों से लेकर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख शामिल हुए थे। एजुकेशन फॉर ऑल पर ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट हर 12 से 18 महीने की अवधि में तैयार की जाएगी, इसका निर्णय किया गया था। अब सभी के लिए शिक्षा के जो 6 व्यापक शिक्षा लक्ष्य पर सहमति बनी थी वो ये हैं कि लक्ष्य 1 होगा कि बचपन की देखभाल और शिक्षा का विस्तार करें। लक्ष्य 2 में सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। लक्ष्य 3 में युवा लोगों और वयस्कों के लिए सीखने और जीवन कौशल को बढ़ावा दें। लक्ष्य 4 में वयस्क साक्षरता में 50% की वृद्धि हो। लक्ष्य 5 है कि 2015 तक लैंगिक समानता हासिल हो और लक्ष्य 6 है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, जो कि हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य 4 भी इसी बात से जुड़ा हुआ है। सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन हुआ और इसमें लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक विभिन्न लक्ष्य प्राप्त किए जाएंगे। और वो लक्ष्य क्या हैं? सतत विकास लक्ष्य 4 ये है कि समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करें और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा दें। सार्वभौमिक शिक्षा के लिए कई बाधाओं की पहचान करें। विकासशील देशों में छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाना और बालकों को शैक्षिक बनाना। महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा और प्रशिक्षण, महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा पर बल देना। ड्रॉप आउट दर को कम करने की चेष्टा करना और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। भारत में सभी के लिए शिक्षा का कानून भी इसके बाद आया और ये शुरुआत हुई वर्ष 2002 में, जब भारतीय संसद द्वारा पारित संविधान के 86 संशोधन में देश के सभी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। इसी कार्यक्रम में सुधार कर शिक्षा के अधिकार के रूप में इन्हें 2005 में मान्यता मिली। सभी के लिए शिक्षा का अधिकार के रूप में 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में इस बिल को पारित किया गया और हम सब जानते हैं कि 1 अप्रैल 2010 को देश भर में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। भारत में शिक्षा के कानून का इतिहास क्या है, आइए हम वो भी समझें। किस तरह से इसमें बदलाव आए, किस तरह से संविधान में बदलाव आए। बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के उपलब्ध पर संविधान इस प्रकार थे। पहला अनुच्छेद जो था अनुच्छेद 45, जिसके अंदर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किया गया। राज्य सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा जब तक कि वे 6 साल की उम्र पूरी नहीं कर लेते। इसी प्रकार 86 संशोधन जो संविधान में आया, जिसके अंतर्गत 2002 में शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया, उसमें ये कहा गया कि शिक्षा का अधिकार सभी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है और उन सबको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई,
उसने किस प्रकार से समावेशन की बात करी। दिव्यांगों की शिक्षा के बारे में इस नीति में ये है कि दिव्यांगों की शिक्षा के लिए छात्रावास सुविधा, विशेष विद्यालय, व्यावसायिक शिक्षण, शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रबंध करने की बात की गई। निरुपचारिक शिक्षा की भी बात की गई। विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों के लिए, बिना विद्यालय वाली बस्तियों के बच्चों के लिए, बालिकाओं और कामकाजी बच्चों के लिए निरुपचारिक शिक्षा का प्रबंध करने की बात की गई। इसी प्रकार से इसमें शिक्षा का व्यवसायीकरण, माध्यमिक शिक्षा के 2 चरणों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की संस्तुति की भी बात की गई। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण कदम जो आया वो ये था कि विकलांगजन अधिनियम 1995 लागू हुआ, जो कि 7 फरवरी को लागू हुआ और इसमें ये कहा गया कि विकलांग लोगों को भी समान अवसर और राष्ट्र में उनकी पूरी भागीदारी हो। ये अधिनियम पूर्ण विकास के निवारक और प्रचार दोनों पहलुओं जैसे शिक्षा, रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान, जनशक्ति विकास, बाधा मुक्त वातावरण का निर्माण, विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए योजना प्रदान करता है। सरकारी रोजगार में रिक्तियों का 3% विकलांग लोगों के लिए आरक्षित होगा। इसी प्रकार से इस अधिनियम में भी विकलांग लोगों के लिए कई इस तरह के बदलाव लाए गए जिससे उनकी शिक्षा के प्रति जागरूकता लाई जाए। जैसे कि विकलांग बच्चों को मुफ्त किताबें, छात्रवृत्तियां, वर्दी और अन्य शिक्षण सामग्री का अधिकार हो। विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं का प्रारंभ करें। विकलांग बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान जो 2000 में आया, उसके कार्यान्वयन वर्ष में 2000-2001 में जिसका उद्देश्य था कि सार्वभौमिक सुलभता एवं प्रतिधारण प्रारंभिक शिक्षा में बालक बालिका एवं सामाजिक श्रेणी के अंतरों को दूर करने तथा अधिगम की गुणवत्ता में सुधार हेतु विविध अंतक्षेपों में अन्य बातों के साथ साथ नए स्कूल खोले जाना तथा वैकल्पिक स्कूली सुविधाओं को प्रदान करना। सर्व शिक्षा अभियान के बाद माध्यमिक चरण में दिव्यांगों की समावेशी शिक्षा के लिए IEDSS केंद्र प्रायोजित योजना भी 2009 में आई। ये माध्यमिक स्तर पर दिव्यांग बच्चों के लिए आई। सभी बच्चों और युवा दिव्यांगों के लिए माध्यमिक शिक्षा को सक्षम करने और सामान्य शिक्षा प्रणाली में उनके नामांकन, प्रतिधारण और उपलब्धि में सुधार करने की परिकल्पना। दिव्यांगता वाले बच्चों की पहचान करना, सभी दिव्यांग विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करना और दिव्यांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं का आंकलन करना। इसके बाद राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मार्च 2009 में आया, जिसे हम रमशा भी कहते हैं। ये 5 किलोमीटर के भीतर माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने पर जोर देता है। 2020 तक 100% प्रतिधारण प्राप्त करने पर जोर देता है। ये कहता है कि ये सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा सामाजिक, आर्थिक या लिंग भेद के कारण पीछे नहीं रहेगा। इसी प्रकार से RTE अधिनियम जो 2009 में आया, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था सभी की शिक्षा की ओर, जिसमें संविधान के 86वें संशोधन द्वारा और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। इसे 4 अगस्त 2009 को अधिनियम किया गया और 1 अप्रैल 2010, जैसे हम बात कर चुके हैं, को लागू हुआ। और हम बात ये भी कर चुके हैं कि इसमें 6 से 14 साल की उम्र के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। गुणवत्ता समेत प्रारंभिक शिक्षा के सभी पहलुओं पर निगरानी के लिए राष्ट्रीय आयोग भी बनाया जाएगा।
प्रत्येक इलाके में एक स्कूल का प्रावधान भी होगा। किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण किसी विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो इस अधिनियम में दी गई है। इसी प्रकार किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। किसी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका जाएगा या विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा पूरी किए जाने तक निष्कासित नहीं किया जाएगा। इसके बाद दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम दिव्यांग बच्चों के लिए आया 2016 में। इसमें ये कहा गया कि सरकार द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों के साथ साथ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों को विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करनी होगी, जहां विकलांग बच्चे और दूसरे बच्चे सब मिलकर पढ़ेंगे। 6 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बेंचमार्क विकलांगता वाले प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा। दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य निधि का निर्माण भी किया जाएगा। इसके बाद आया समग्र शिक्षा अभियान, जो कि 2018 में आया। समग्र शिक्षा अभियान एक ऐसा अभियान है जो बाकी सारे अभियानों को एक साथ लेकर आता है। इसमें एसएसए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आरएमएसए रमशा और शिक्षक शिक्षा टीई तीनों योजनाओं को संगठित किया गया, एक साथ लेकर आया गया। इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान और छात्रों के सीखने के परिणामों में वृद्धि करने पर जोर दिया गया। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों की सहायता पर जोर दिया गया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। विद्यालय शिक्षा में सामाजिक और जेंडर अंतर ना हो। इसी तरह से विद्यालय में सभी स्तरों पर समता और समावेश सुनिश्चित की जाए। इन सब पर समग्र शिक्षा ने जोर दिया, जो कि एक कदम है सभी के लिए शिक्षा की तरफ। नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई है, हम सब जानते हैं, में पूर्व प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 12 तक स्कूली कक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। समान और समावेशी शिक्षा सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों पर विशेष जोर देने पर कहा गया। बहुप्रवेश निकास विकल्पों के साथ समग्र बहुविषयक शिक्षा देने पर भी जोर दिया गया है। क्रेडिट के अकादमिक बैंक की स्थापना करने पर भी बात की गई है और इसमें कई ऐसे विषयों पर बात की गई है जिससे कि शिक्षा में लचीलापन आए और हर बच्चा हर स्तर पर शिक्षा ले सके, कहीं भी उस ड्रॉप आउट ना हो और वो शिक्षा में किसी भी समय फिर से आ सके अगर ड्रॉप आउट हुआ भी है तो। नई प्रवृत्तियाँ, कुछ नई प्रवृत्तियाँ जो शिक्षा नीति 2020 से जुड़ी हुई हैं और शिक्षा नीति 2020 से आई हैं, उनमें ऑनलाइन शिक्षा के बारे में आया है। ऑनलाइन शिक्षा में सीखने और पढ़ाने की प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होती है। ये छात्रों को प्रौद्योगिकी के माध्यम से शैक्षिक अनुभव हासिल करने में सक्षम बनाता है। इसका एक उदाहरण भारतीय सरकार द्वारा चलाया गया स्वयं पोर्टल है और यही एक माध्यम है जिसके द्वारा मैं आपसे आज बात कर रही हूँ। दूरस्थ शिक्षा अध्ययन की एक विधि जहाँ शिक्षक और छात्र कक्षाओं में नहीं मिलते हैं लेकिन कक्षाएं लगाने के लिए इंटरनेट, ईमेल, मेल आदि का उपयोग करते हैं। ओपन एजुकेशन रिसोर्स किसी भी माध्यम में शिक्षण, सीखने और अनुसंधान सामग्री है, डिजिटल या अन्यथा, जो सार्वजनिक डोमेन में रहते हैं या एक खुले लाइसेंस के तहत जारी किए गए हैं, जो बिना किसी या सीमित प्रतिबंधों वाले अन्य लोगों द्वारा नो कॉस्ट एक्सेस, उपयोग, अनुकूलन और पुनर्वितरण की अनुमति देता है।
इसका एक उदाहरण भारतीय सरकार द्वारा शुरू किए गए मूक्स पाठ्यक्रम भी हैं। अब इसका हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि सभी के लिए शिक्षा एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है और आज भी इसमें कई चुनौतियों का सामना हर रोज़ हम कर रहे हैं। भारत में बहुत सारी तरह की समस्याएं हैं बच्चों की शिक्षा से जुड़ी हुई, और कई बच्चे शिक्षा जारी नहीं रख पाते हैं। उनमें से एक समस्या ये है। तो इसके लिए छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा जैसी कुछ ऐसी योजनाएं और अधिनियम जिन्हें हमने अभी देखा अपने प्रस्तुतिकरण में, बहुत आवश्यक है। दूसरी बात है कि शिक्षा और शिक्षण की गुणवत्ता। शिक्षा की वार्षिक स्तर रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा की गुणवत्ता के परिणाम संतोषजनक नहीं हैं और इसके लिए NCERT द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं, UGC के भी द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। निजीकरण की बात करें तो एक और जहां निजीकरण से शिक्षा के नए संस्थान खुले, वहीं दूसरी ओर ये शिक्षा के समान अवसर के अधिकार के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। पर्याप्त धन की कमी, शिक्षा के विस्तार और शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए पर्याप्त धन की कमी है। इसके लिए हमें शिक्षा पर खर्च प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। शिक्षार्थी शिक्षक अनुपात जहां कई देशों में 20 से 20 और 1 है, वहाँ 20 पर 1 शिक्षक है, वहीं भारत में कई जगहों पर 40 पर या 50 पर 1 है। सामान्य विद्यालय प्रणाली और पड़ोस के विद्यालय। सामान्य विद्यालय प्रणाली समावेश के दर्शन पर आधारित है। ये भविष्य के नागरिकों के बीच समानता ही की भावना विकसित करने के लिए लाई गई थी। इस शिक्षा प्रणाली पर कोठारी आयोग द्वारा चर्चा भी की गई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा इसे स्वीकृत किया गया। निःशक्त जन हेतु समावेशी शिक्षा, दिव्यांग हेतु समावेशी शिक्षा के लिए कई विद्यालय खोले जा रहे हैं। शिक्षकों को भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो इन चुनौतियों को अगर हम किसी भी तरह से समझें और इसके लिए अगर हम प्रयास करें तो सभी के लिए शिक्षा संभव हो सकता है। इसी के साथ हम अपना प्रस्तुतिकरण यहाँ पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप इस पर चिंतन करते रहेंगे। नमस्कार।